जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता बात करता हूँ आपका अपने परिवार रोजगार पर। उम्मीद करता हूँ आपसे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी सभी दोस्त कंफर्म करेंगे। फिर शुरू करते हैं अपनी शानदार बेहतरीन लाजवाब क्लास को। बिल्कुल प्रिया, सुधांशु, सुंबुल, निशी, रूपेश, रजनीश, रिया, रुचिका, यही कमेंट, हमारी अंजू, वेरी गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी दोस्तों को नेहा, अदिति, साधना, योगेश, प्राची, जतिन, कार्तिक, रिया, प्रीति, आयुषी, सलोनी, सुषमा, अर्जुन, आदर्श, तनुराय, सुनीता, तारू चौधरी, रंजू, अजीत, अभय, ममता, वैष्णवी, बीना, आयुषी, सोनम, प्रज्ञा, संजय, मयंक, रुचि, अर्चना, रिपिका, प्रेमा, बहुत बढ़िया। ठीक है, सारे नामों को पढ़वाना संभव नहीं है। एक बार सभी का स्वागत है आप सभी का रोजगार रंजित पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे। और इससे पहले कि जो भी हमारी 3 डेमो क्लासेस हैं उन्हें आप अच्छे से समझ चुके होंगे और उन्हें रिवाइज भी कर चुके होंगे, क्योंकि आप सभी को कल के दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई, उसका टाइम मिला तो अगर आपने कोई क्लास छूट भी गई होगी उसे कवर कर लिया होगा और रिवीजन भी आपने कर लिया होगा। ठीक है, कल क्लास क्यों नहीं हो पाई? तो भैया उसका कारण था कि मैं फंसा हुआ था ट्रैफिक में। अब आप कहोगे सर ऐसा कौन सा ट्रैफिक था? तो महाकुंभ का ट्रैफिक था, लगभग 300-400 किलोमीटर का, 36 घंटे तक ट्रैफिक में फंसे रहे एक ही जगह पर, लगभग 10 घंटे गाड़ी खड़ी रही, तो उस वजह से फिर आपकी क्लास नहीं हो पाई है ना। तो ये चीज़ अनएक्सपेक्टेड थी, बिल्कुल भी मुझे उम्मीद थी कि मैं कल सुबह तक पहुंच जाऊंगा, बट कल सुबह की वजह मैं आज यहाँ पर पहुंच पाया हूँ, इस वजह से कल आपकी क्लास नहीं हो पाई। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हुए नीचे सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का इतिहास। क्या है आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का इतिहास। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हम क्या जानते हैं? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हम यहाँ पर समझेंगे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हम समझेंगे कि कंप्यूटर की शुरुआत बिल्कुल कहाँ से हुई थी, है ना। आप कहोगे सर कंप्यूटर की शुरुआत तो आपने बता दिया, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, वहां से हुई थी, तो जी नहीं, है ना। कमेंट थोड़ी बड़ी करिए। ठीक है सर, मेरी पहली क्लास से डेमो अटेंड नहीं किया, बेसिक से पढ़ा दीजिए भाई, संभव ही नहीं है। आप पहले तीनों क्लासेस देखें फिर से देखिए। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। हमारा टॉपिक है यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का इतिहास। तो किस प्रकार से कंप्यूटर बहुत छोटे हुआ करते थे और उन बहुत छोटे कंप्यूटर बहुत बड़े आकार के हुआ करते थे और बहुत बड़े आकार से धीरे धीरे कंप्यूटर इतने छोटे हो गए कि हमारे हाथ में आने लगे, हमारी जेब में आने लगे, हमारी बैग में आने लगे। ठीक है, शुरुआती दौर में जो कंप्यूटर था उसे बनाने का क्या उद्देश्य था आपका, है ना, उसे बनाने का क्या उद्देश्य था और आज हम किस उद्देश्य पर बात कर रहे हैं, उन सभी चीजों को हम इस टॉपिक के अंदर जानते हैं। तो बिल्कुल बिना समय खराब किए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंप्यूटर के इतिहास की। तो जो सबसे पहले बात आती है कि कंप्यूटर को किस उद्देश्य से बनाया गया था, मुझे कौन बताएगा कि कंप्यूटर को बनाए जाने का जो उद्देश्य था, मेन पर्पस क्या था, बताओ, है ना। मैंने आपको पहली क्लासेस में बताया हुआ है, वेरी गुड, है ना। तो प्लीज एक बार मुझे बताएंगे कि जो हमने कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने जो पहला कंप्यूटर भी बनाया था, जिसे हम यहाँ पर कौन से कहते हैं, जिसे हम यहाँ पर डिफरेंस इंजन कहते हैं, तो किस पर्पस से बनाया था, उद्देश्य क्या था? तो आप कहेंगे कैलकुलेशन के लिए। तो कैलकुलेशन करने के लिए क्या पहली मशीन ही आपकी ये बनी थी, चार्ल्स डिफरेंस इंजन बना था? तो हम कहेंगे नहीं, है ना। सबसे पुरानी गणना करने वाली कोई मशीन अगर है, सबसे पुरानी अगर हमारी काउंटिंग करने वाली कोई मशीन है, गणना कैलकुलेट करने वाली कोई मशीन है, तो उसका नाम क्या है? तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे एक मशीन होती है अबेकस मशीन। कौन सी मशीन? अबेकस मशीन, जिसका फोटो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जिसके तारों में बीच में यहाँ पर गोल गोल छल्ले नुमा है। ठीक है, अबेकस की फुल फॉर्म हमारी क्या होती है? तो हम कहेंगे अबेंडेंट बीट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। क्या है जी? तो अबेकस का आविष्कार कब हुआ था? आज से लगभग 2.5 से 3 हजार साल पहले, मतलब आज से लगभग 2.5 से 3 हजार साल पहले। ठीक है जी, ईसा मसीह के जन्म से भी पहले की बात यहाँ पर हो रही है और इसे अबेकस को संसार का पहला गणना यंत्र कहा जाता है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ इस विश्व का पहला गणना यंत्र कौन सा है ना। इस विश्व का सबसे पहला गणना यंत्र कौन सा है? तो आप कहेंगे भैया जी जो अबेकस है हमारा, ये विश्व का पहला गणना यंत्र है। अबेकस का सबसे पहले यूज कहां पर हुआ था आपका? तो आप कहेंगे इसका पहला प्रयोग चीन या फिर प्राचीन बेबीलोन में हुआ था। कहां पर? तो आप देखेंगे कि जो अबेकस मशीन बनाई गई, इसका जो शुरुआती दौर में जो काम हुआ था वो कहां पर इस यूज हुआ था, वो कहां पर हुआ था आपका? तो आप कहेंगे चीन और प्राचीन बेबीलोन में हुआ था। आज भी इसका प्रयोग, आज भी इन प्रेजेंट टाइम, आज भी जो इसका प्रयोग है वो चीन और जापान जैसे अलग अलग देशों में किया जाता है, इवन इंडिया में भी किया जाता है। लेकिन अब इंडिया में इसका प्रयोग कैलकुलेशन के लिए नहीं किया जाता, अब इंडिया में इसका प्रयोग बच्चों को एज अ खिलौने की तरह, एज अ टॉय की तरह दिखाने के लिए किया जाता है, या मैं कहूं चलाना भी सिखाते होंगे। तो आपने ये कहां देखा होगा? तो आप लोग जब स्कूल जाते हैं छोटे बच्चों के, जहां प्लेवे, जो प्लेवे वाले होते हैं आपके, प्लेवे यूकेजी एलकेजी में जो बच्चे पढ़ते हैं, या फिर अगर आप कभी किसी दुकान पर टॉय खिलौने की दुकान पर जाएंगे तो वहां पर आपको इस प्रकार की एक अलग टाइप की प्लास्टिक की बनी हुई अबेकस मशीन देखने के लिए मिलेगी और इस अबेकस मशीन का प्रयोग कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है जी, तो आप देखेंगे कि अबेकस को गिनतारा, यानी कि जो अबेकस है इसे गिनतारा और गिनती फ्रेम यानी कि काउंटिंग फ्रेम के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से, बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से किसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, काउंटिंग फ्रेम के नाम से भी जानते हैं। तो आप कहेंगे कि अबेकस मशीन को काउंटिंग फ्रेम के नाम से भी जाना जाता है और आधुनिक अबेकस जो है, आधुनिक जो अबेकस है इसका आविष्कारक टिम क्रेनमर को जाना जाता है। किसे? टिम क्रेनमर को। इसकी बात कर रहा था, प्लास्टिक लकड़ी का बना हुआ ये सेट होता है जो आप लोगों ने आंगनबाड़ी में देखा है। बिल्कुल, उसका ने बताया कि उन्होंने आंगनबाड़ी में से देखा है। बिल्कुल ठीक है जी, तो ये क्या है, हमारी अबेकस मशीन यहाँ पर हो जाती है, इसलिए प्रयोग की गई थी आपकी। तो अबेकस मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम गणना करने के लिए, यानी कि संसार की पहली कैलकुलेटिंग मशीन अगर कोई सी है तो वो अबेकस है और इसे हम काउंटिंग फ्रेम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो ये सबसे पहली, जब हम बात करेंगे कंप्यूटर की, तो सबसे पहला गणना यंत्र अगर कोई आएगा तो वो अबेकस आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सर मेरी मम्मी आंगनबाड़ी में है, मेरे पास अभी भी है, बहुत सारी हैं, तो एक मुझे भिजवा देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक अगली मशीन आती है हमारी, इसके बाद नेक्स्ट जो नाम आएगा वो आता है नेपियर बोन्स का। तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि नेपियर बोन्स को किसने बनाया, नेपियर बोन्स का आविष्कार किसने किया? तो नेपियर बोन्स को बनाने वाले कौन थे? जॉन नेपियर थे और इन्होंने अपने नाम पर आधारित ही अपनी मशीन का भी नाम रखा। तो सबसे पहला सवाल यहाँ से बन जाता है क्या, सबसे पहला सवाल आपका यहाँ से बन जाता है कि बताएं जो नेपियर बोन्स से किसने बनाया? तो नेपियर से नेपियर मैच करेगा, जॉन नेपियर ने बनाया।
जिसने बनाया जॉन नेपियर ने बनाया कब सन 1617 ईस्वी में। दिस इज द सेकंड कैलकुलेटिंग मशीन व्हिच वाज इन्वेंटेड बाय स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर इन 1617। कहां के थे ये? तो स्कॉटलैंड के थे। देखो अभी तक तो नहीं पूछा गया है, हालांकि एक पेपर में सवाल पूछा था कि बताओ पास्कलाइन मशीन को बनाने वाले, बताओ पास्कलाइन मशीन को बनाने वाले ब्लेज पास्कल किस देश के रहने वाले थे। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पर इन्हें भी लिया कि जॉन नेपियर कहां के रहने वाले थे, आपके स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं बताओ चार्ल्स बेबेज कहां के रहने वाले थे, तो आप क्या कहेंगे, है ना। यदि मैं आपसे पूछूं कि जो चार्ल्स बेबेज है वो कहां के रहने वाले, तो हमें कुछ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सबके बारे में नहीं। आप मैं भी आपको कुछ और कंप्यूटर बताऊंगा, आप पूछोगे वो कहां के रहने वाले, जो जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उन्हें जानिए, जो जरूरी नहीं है उन्हें छोड़ दीजिए। ठीक है, क्लियर है। ओके तो सबसे पहली चीज नेपियर बॉन्स क्या है। नेपियर बॉन्स भी एक गणना यंत्र है, कैलकुलेटिंग मशीन है, और इसका आविष्कार किसने किया था, तो जॉन नेपियर ने किया था, जो कि कहां के रहने वाले थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, और चार्ल्स बेबेज इंग्लैंड के रहने वाले थे। बहुत बढ़िया। ये क्या होता है कि ये आयताकार छड़ के सेट में हाथी के दांत और लकड़ी और धातु से निर्मित एक मशीन होती है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी नेपियर बॉन्स, ये है आपका नेपियर बॉन्स। मैनुअल रूप से संचालित उपकरण था, ये गुणा भाग कर लेता था, यानी कि ये क्या था आपका मैनुअली ऑपरेटेड काउंटिंग इक्विपमेंट, हम इसे कहते हैं किसे, नेपियर बॉन्स को। तो नेपियर बॉन्स के बारे में आपको सिर्फ इतनी ही जानकारी रखनी है। पहली जानकारी, नेपियर बॉन्स का आविष्कार किसने किया, तो जॉन नेपियर ने किया। कहां के रहने वाले थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो आपका गुणा भाग करने के लिए किया जाता है ना। और इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि एक आयताकार छड़ के सेट में हाथी का दांत और लकड़ी की निर्मित धातु वाली कैलकुलेटिंग मशीन को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे उसे हमारा नेपियर बॉन्स कहा जाता है। ठीक है जी। तो ऐसे करके हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे और हर एक अपनी कैलकुलेटिंग मशीन के बारे में जानेंगे। दो के बारे में हम जान चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अगला नाम हमारा आता है यहाँ पर पास्कलाइन। कौन सा अगला नाम हमारा यहाँ पर आता है एक डिवाइस का, पास्कलाइन। तो पास्कलाइन से पहले आप मुझे बता दो कि क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है, सोनू, है ना। एक बार मुझे कंफर्म करके बता देंगे क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। वेरी गुड। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखो क्लास को थोड़ा और आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों को, जिससे कि आपकी क्लास सुचारू रूप से लंबे टाइम तक बढ़िया तरह से चलती रहे, एक ही बात आपको रोज रोज ना बतानी पड़े। ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि जितने भी आप लोगों के डाउट है ना, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि अभी आप लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं लगातार लाइव क्लास में, तो जितने भी आपके डाउट है, जो भी डाउट है, क्या सर ये क्लास ट्रिपल सी के लिए होगी या नहीं होगी, या लाइव में आप ये वाला ऑप्शन जोड़ दीजिए, वो जोड़ दीजिए। तो इसके लिए क्या होगा कि टेलीग्राम पर रात 8 से 10 PM 8 बजे ओपन होगा आपका टेलीग्राम ग्रुप और 10 बजे बंद हो जाता है। आप सिर्फ इस 2 घंटे के बीच में 2 मैसेज भेज सकते हो, 1 घंटे में 1 मैसेज। ठीक है। तो आपका जो भी डाउट होगा वो आप इस टेलीग्राम डाउट ग्रुप में भेजिए। क्लास होती है पढ़ने के लिए, है ना। जो क्लास होती है वो पढ़ने के लिए होती है। तो क्लास को हमें क्या करना है कि यहाँ पर डाउट क्लियर ना करके यहाँ पर हम चीजों को पढ़ेंगे। अगर क्लास संबंधित डाउट है तो नो डाउट बिल्कुल पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम ये कहें, 1 मिनट रुकिएगा बस। वेरी गुड। लेकिन अगर आप बात करेंगे किसी भी और प्रकार के डाउट की कि सर ये मुझे नोट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने, तो वो चीज अभी आपको फिर इसमें पूछनी है। कैसे पूछ सकते हैं, आपका डाउट ग्रुप ओपन होगा, आप अपने डाउट को टाइप करिएगा और फिर @@ का चिन्ह बना करके जो भी टीचर आपने डाउट पूछ रहे हैं, जैसे शिवम, तो आप जैसे SHIVM लिखेंगे तो मेरे यहाँ पर क्या है, मेरा नाम आ जाएगा और उस पर क्लिक करके आप मुझे टैग कर देंगे। टैग करने से क्या होगा कि टीचर को पता चल जाएगा कि आपके मैसेज आए हुए हैं। क्लियर है। इसके बाद आप क्या करेंगे, है ना। इसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, डाउट के बाद दूसरा सवाल आता है कि सर क्या हमें नोट्स बनानी है, क्या हमें नोट्स बनानी है। तो देखिए मैं आपको अगर पर्सनली तौर पर राय दूं या आपकी जगह पर मैं होता तो मैं कहता जी हाँ, जी हाँ नोट्स बनानी है। आपको नोट्स मिलेंगे, जी हाँ आपको PDF मिल रही है, लेकिन फिर भी आपको क्या है, नोट्स बनाने ही बनाने हैं। ठीक है जी। इसके बाद आप देखेंगे, है ना। इसके बाद आप देखेंगे नोट्स बनाने, समस्या ये आएगी कि जो चीजें मैं लिखाऊंगा, जो चीजें मैं पढ़ाऊंगा वो बहुत ज्यादा होंगी इन द सेंस, क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज यूज करूंगा कि अगर कोई बच्चा दूसरी क्लास में पढ़ता है उसे भी चीजें समझ में आ जाए, है ना। मैं इस तरह से चीजों को लिखाऊंगा। तो अगर आपको वो चीजें समझ में आ चुकी हैं तो आपको लगेगा सर इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, सर इतना सारा याद करना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा कि नोट्स आपको खुद से बनाने हैं, है ना। नोट्स आपको पूरी चीज समझ लेनी है और फिर अपने अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जरूरी नहीं है कि जो भी कुछ मैंने यहाँ पर उतरवाया है सेम टू सेम लाइन बाई लाइन आप पूरा आप उसे उतारो, मत उतारो पूरे को। आप अपने अकॉर्डिंग जितने में आप बात समझ जाओ, आपको नोट्स बेचने नहीं है, आपको नोट्स किसी को देने नहीं है। अगर कोई बात आप एक लाइन में समझ सकते हो और मैंने 3 लाइन में लिखाई है तो आप उसे 1 लाइन में लिखो, लेकिन नोट्स आप अपने आप बनाओ और जरूर बनाओ। इससे फायदा क्या होता है कि जब आप एंड टाइम पर रिवीजन करते हैं तो हमें हमारा राइटिंग चाहे गोबरी क्यों ना हो, हमें बहुत जल्दी याद होता है, बजाय किसी PDF के किसी और चीज के। ठीक है। टेलीग्राम डाउट ग्रुप से संबंधित आपका डाउट खत्म हो गया। तीसरा आप लोगों का डाउट बचता है कि सर ट्रिपल सी पेपर मेरा क्लियर हो जाएगा इससे, बिल्कुल हो जाएगा सिलेबस खत्म होने के बाद में। ठीक है। तो जो भी बाकी आप लोगों के डाउट हो, किसी भी प्रकार की कोई राय आपको देनी हो, कुछ भी करना हो, आप क्या करें, टेलीग्राम डाउट ग्रुप में बताएं। लाइव क्लास में देखो अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो मैं आपको हाथ जोड़ करके आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज लाइव क्लास में कमेंट करने से बचें, क्योंकि आप एक ही कमेंट को कॉपी पेस्ट करेंगे तो उससे आप फिर पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है। अब ये बातें मैं रोज रोज नहीं बता सकता आप लोगों को, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास को लेकर के, और अगला हमारा नाम आता है एक पास्कलाइन का, है ना। क्या आता है, एक और डाउट बनता है आप लोगों का, सर क्या हमें कोई बुक लेनी पड़ेगी। तो भाई मेरे सब्जेक्ट की तरफ से आप निश्चिंत हो जाओ, आपको कंप्यूटर की कोई भी बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। जो भी चीजें मैं कराऊंगा सिर्फ इतनी चीज आप करते रहना, इसके अलावा आपको अभी कुछ और करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखेंगे आपका कि पास्कलाइन। ठीक है। अगली हमारी जो मशीन है वो है पास्कलाइन। सबसे पहला सवाल बनता है कि पास्कलाइन मशीन का आविष्कार किसने किया था, तो आप कहेंगे ब्लेज पास्कल ने किया था सन 1642 में। किसने किया था, सन 1642 में किया था, किसने, आपका ब्लेज पास्कल ने। और ये जो पास्कलाइन मशीन का आविष्कार करने वाले ब्लेज पास्कल हैं, ये कहां के रहने वाले थे, यही सवाल एक पेपर में पूछा गया। तो आपको याद रखना होगा कि ये फ्रांस के रहने वाले थे। कहां के, ये फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है जी, बिल्कुल। इसके बाद ये केवल जोड़ व घटा सकता था, यानी कि जो पास्कलाइन मशीन है ये केवल जोड़ और घटा सकती है, इसीलिए इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता है, और इसे यानी कि पास्कलाइन मशीन को पहला यांत्रिक कैलकुलेटर भी कहा जाता है। और ये सवाल डायरेक्टली पूछा गया कि इट इज कॉल्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर किसे कहा जाता है ना। तो आपको याद रखना होगा पास्कलाइन को कहा जाता है। और ये सवाल UP SSC पेपर कंडक्ट कराती है कनिष्ठ सहायक का, उत्तर प्रदेश में
एक पेपर होता है कनिष्ठ सहायक का यूपीपीएससी पेट के थ्रू, तो इसका पेपर हुआ था 27 अगस्त 2023 को। एक ही शिफ्ट हुई थी सुबह 9 से 11 और उस शिफ्ट में ये सवाल आपका पूछा गया था, बिल्कुल सेम टू सेम यही कि बताओ पहला यांत्रिक कैलकुलेटर किसे कहा जाता है, और आपको 4 नाम इन्हीं में से दे दिए थे। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे भैया पहला यांत्रिक कैलकुलेटर पास्कल लाइन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, पास्कल लाइन को कहा जाता है। ठीक है जी, क्लियर यहां तक, ओके। आगे बढ़ेंगे। पास्कल लाइन दिखने में कैसा होता है, तो इसमें पहिए, गियर और सिलेंडर का प्रयोग होता है। ये देखने में कैसा होता है, ये देखने में बिल्कुल वैसा होता है कि जब तुम्हारा अगर लड़कियों की शादी होगी तो आप अपने साथ एक सूटकेस लेके जाती हैं जिसमें आपके खुद के क्या होते हैं, काम की चीजें, कपड़े होते हैं, मेकअप का सामान होता है ना। या फिर अगर लड़कों की भाभी आई होंगी या गली मोहल्ले में कोई बहू अगर आए तो आप देखना कि उसके पास एक सूटकेस होता है और उस सूटकेस में ऐसे पहिए वाले लॉक लगे होते हैं ना, जिन्हें आप 0000 करोगे या 999 करोगे तब वो आपके ओपन होंगे। ठीक है, तब वो क्या होंगे, आपके ओपन होंगे। तो बिल्कुल वैसा ही देखने के लिए आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है जी, तो ये क्या है, हमारी पास्कल लाइन मशीन होती है जिसे हम पहला यांत्रिक कैलकुलेटर भी कह देते हैं। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत। पहला यांत्रिक कैलकुलेटर, देखो एक अच्छा सवाल पूछा कि सर ये पहला है तो पीछे वाला क्या था। भाई यांत्रिक कैलकुलेटर, यांत्रिक शब्द आएगा आपका, है ना, इस पर ध्यान दो। हर शब्द की अपनी अलग अलग मान्यता है ना। अगर आपके घर में किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं लगी मान लो अभी तक किसी भी डिपार्टमेंट में, तो आप क्या कहोगे कि आप अपने घर के सबसे पहले सरकारी नौकरी में लगने वाले व्यक्ति हो। ठीक है, लेकिन अगर आपकी लग गई बैंक पीओ में, आपकी लग गई बैंक क्लर्क में, है ना, और आपसे पहले एक भैया वो पुलिस में लग चुके हैं, तो आप ये नहीं कह पाएंगे, आप ये नहीं कह पाएंगे क्या कि मैं पहला सरकारी हूं, आप ये कहेंगे कि बैंक में मैं पहला सरकारी हूं। तो जो बैंक शब्द आया ना, उसने लाइन का अर्थ चेंज कर दिया, है ना। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर चीजें, है ना, ओके। इसके बाद हमारा आगे बढ़ते हैं। देखो इन बीच में कंप्यूटर और भी बने, लेकिन वो सभी हमारे लिए जरूरी नहीं थे, है ना। वो सभी हमारे, मैं आपको सिर्फ वो पढ़ाऊंगा जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। आप कहोगे सर ऐसे तो आप बहुत कुछ छोड़ोगे, नहीं, बहुत कुछ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे, कभी नहीं पूछे जाएंगे, हम उन्हें नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं डिफरेंस इंजन की। तो डिफरेंस इंजन को कब और किसने बनाया बताओ। यहां से शुरुआत हुई थी आपकी आधुनिक जो अभी कंप्यूटर आपका चल रहा है, प्रेजेंट में जिस कंप्यूटर पर हम बात करते हैं उसकी, तो आप कहेंगे डिफरेंस इंजन किसने बनाया था और कब बनाया था। तो सन 1822 में चार्ल्स बेबेज ने, इसने सीबी ने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ठीक है, भाप से चलता था, ये सभी बातें आप पढ़ चुके हो। इसके बाद अगला एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन को पहला यांत्रिक कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद एक अगला नाम आता है आपका होलेरिथ। क्या है, इसके बाद आपका नाम आता है, देखो अब डिफरेंस कहां है, बच्चे कंफ्यूज कहां हो जाते हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहां पर कि यहां लिखा है पहला यांत्रिक कैलकुलेटर और यहां लिखा है आपका पहला यांत्रिक कंप्यूटर, तो अंतर है दोनों चीजों में, है ना। अभी आप कहने लगोगे कि सर 1833 में आपने बताया था जो हमारा एनालिटिकल इंजन होता है इसे भी यांत्रिक कहते हैं, मैकेनिकल कहते हैं, फिर कैसे। तो भाई कंफ्यूज नहीं होना, यही बातें तो हैं जो आपको याद रखनी है। जिन्हें और बच्चे याद नहीं रखेंगे वो ये है कि पहला यांत्रिक कंप्यूटर पूछे तो एनालिटिकल इंजन है, और अगर पहला यांत्रिक कैलकुलेटर पूछे तो पास्कल लाइन है। और इसे किसने बनाया, इसे भी चार्ल्स बेबेज ने बनाया। तो ये भी बात आपको पता है। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, बताएंगे बिल्कुल नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक हमारा कंप्यूटर आता है जिसका नाम है होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर। कौन सा, होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर। इसका आविष्कार किसने किया था, तो अमेरिका के गणितज्ञ हरमन होलेरिथ ने किया था। यानी कि आप देखोगे कि इनके नाम में ही इनके आविष्कार का नाम भी छुपा हुआ है। हरमन होलेरिथ ने क्या किया, होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर बनाया। ठीक है जी, कोई बात नहीं। कब बनाया, 1889 में। एग्जैक्ट याद मत करो, अप्रॉक्स भी अगर आप याद कर पाओगे ना चीजों को तो आप देखोगे कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, इन्होंने मेमोरी के रूप में किसका प्रयोग किया था, तो इन्होंने मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का प्रयोग किया था। यह सवाल आपसे नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी पंच कार्ड क्या होता है डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी आपको सिर्फ याद रखना है कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर में मेमोरी के लिए किसका प्रयोग किया गया था, तो आप क्या कहेंगे, है ना, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे पंच कार्ड का आविष्कार किया गया था। सर एनालिटिकल इंजन की खोज एडा लवलेस ने की थी जी, नहीं, आपने शायद पहली क्लास नहीं देखी मेरी। मैंने उसमें बताया था कि एनालिटिकल इंजन का बनाया आविष्कार तो किसने किया था, आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। पहले तो आपका सवाल ही गलत है कि एनालिटिकल इंजन की खोज किसने की। इन चीजों की खोज नहीं होती, खोज और आविष्कार दो शब्द होते हैं, देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन एक जैसे होते नहीं, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। आप एक अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप समझदार हैं, तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि खोज और आविष्कार में क्या अंतर होता है। कितने दोस्तों को पता है खोज और आविष्कार में अंतर, बताओ जल्दी, है। तो खोज उस चीज की होती है जो पहले से मौजूद थी, हमें आप पता चली है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि भैया क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या पाए गए थे, नालियां, नालियों की खोज की गई थी। तो क्या वो नाली हमने खुद बनाई, नहीं, वो पहले से थी, हमें पता चला, तो वो खोज है एक। ठीक है ना। हमने देखा ब्लैक होल की खोज की गई, तो क्या जब तक हमें नहीं पता था तब तक ब्लैक होल नहीं था, बिल्कुल था ब्लैक होल था, लेकिन हमें जानकारी नहीं थी, तो उसकी खोज हो गई। कोई ऐसी चीज जो पहली बार बने, जैसे तुम जब कभी आप में से अगर कोई बहन पहली बार जब आपने कोई खाना बनाया होगा, पहली बार अगर आपने कोई सब्जी बनाई होगी, तो आपने देखा होगा कि वो एक ऐसी सब्जी बनी होगी कि इससे पहले आपने कभी वैसी सब्जी नहीं खाई होगी, ना ही आपके परिवार वालों ने खाई होगी। आप बनाना चाह रहे होंगे टमाटर आलू या जो भी एक्सवाइजेड, मटर आलू या गोभी आलू, लेकिन उसका स्वाद बिल्कुल ही भिन्न प्रकार का रहा होगा, है ना। तो आपका एक आविष्कार हो गया। आप चाहो तो उसमें कुछ और अन्य नाम भी दे सकते हो, है ना, कि बिल्कुल अलग टाइप की चीज बना दी, तो वो आविष्कार होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आविष्कार यानी कि हमने कोई नई चीज बना ही दी, वो आविष्कार है। जैसे कि बल्ब का आविष्कार, जैसे कि कंप्यूटर का आविष्कार, जैसे कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार, इस तरह से। आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे इसके बाद और देखेंगे यहाँ पर, है ना, अगला क्या है, कम समय में जनगणना के डेटा को संसाधित करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। और ये बात इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड। अगर जब भी आपको जनगणना शब्द देखने के लिए मिल जाए, है ना, कई बार ऐसी चीजें बन जाती हैं हम लोगों से, है ना, कई बार ऐसी चीजें बन जाती हैं हम लोगों से कि हमारी जीवी कंफ्यूज हो जाती है कि ये बन क्या गया आखिर है। तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जनगणना के डेटा को संसाधित करने हेतु किस कंप्यूटर का आविष्कार किया गया, तो होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर का आविष्कार किया गया था। किसका, होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर का आविष्कार वहां पर किया गया था, इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है जी, और वर्ष 1924 में सीटीआरसी कंपनी, कौन सी कंपनी, सीटीआरसी कंपनी का नामकरण आईबीएम कर दिया गया। यानी कि पहले कंपनी थी सीटीआरसी, ठीक है, और उसे किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, आईबीएम। आईबीएम आज पूरे विश्व में कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, तो हम कहेंगे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होती है। अगर आपसे आईबीएम की फुल फॉर्म पूछे तो आप क्या कहेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होती है हमारी इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है जी, होल एरिया सेंसर स्टेबिलिटर हो गया। अभी पूरी क्लास में आपको रिवाइज भी करा दूंगा लास्ट में। इसके बाद हम देखेंगे कंप्यूटर होता है एबीसी कंप्यूटर, और इसकी फुल फॉर्म बहुत ज्यादा आपसे पूछी जाती है। क्या इसकी फुल फॉर्म, आवाज क्लियर नहीं है? आवाज क्लियर है, एक बार आप अपनी तरफ से चेक करें, है ना। तो आप देखेंगे कि कंप्यूटर होता है एबीसी कंप्यूटर और इसकी फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो एटम्स ऑफ वेरी कंप्यूटर क्या होगी? इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट याद रखना, इसकी फुल फॉर्म एटम्स ऑफ वेरी कंप्यूटर होती है। ठीक है जी, एटम्स ऑफ वेरी कंप्यूटर होती है। सबसे पहले स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है ये, और इसका आविष्कार किसने किया था? तो एटम्स ऑफ जॉन विंसेंट ने किया था। किसने? जॉन विंसेंट ने सन 1942 में किया। ठीक है, इसके बाद एक अगला कंप्यूटर आता है। देखो ये जो क्लासेस आपकी चल रही हैं, अभी शुरू की जो 3 क्लासेस रही, ये थोड़ी सी याद करने वाली थी, थोड़ी इनमें थ्योरी ज्यादा थी, समझने वाली चीजें कम थी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम ज्यादा समझने वाली चीजों पर फोकस करेंगे, है ना। लेकिन समझ में ये भी आपको अच्छे से आ रहा होगा। जब आप सभी चीजों को अच्छे से पढ़ लोगे तो आप पाओगे कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन के जरिए बहुत अच्छे से चीजों को कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा मार्क 1 कंप्यूटर। कौन सा अगला है हमारा यहाँ पर? मार्क 1 कंप्यूटर। तो इस पर जो काम है वो 1937 से शुरू हुआ था, 44 तक चला था। हार्वर्ड आइकेन जो कि आईबीएम में कंपनी में काम करते थे, इन्होंने इसका आविष्कार किया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मार्क 1 कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो हार्वर्ड आइकेन ने किया था, जो आईबीएम कंपनी के थे। विश्व में प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक यंत्र अगर आपसे पूछे कोई, क्या है? फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिकल काउंटिंग मशीन इन द वर्ल्ड, अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कि भैया जी ये मार्क 1 है। क्या है? ये हमारा मार्क 1। ठीक है, विश्व में प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र कौन सा है? तो वो हमारा मार्क 1 कंप्यूटर। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। आप देखेंगे आईबीएम यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये जो कंपनी बनी आपकी, ये इसका 16 जून 1911 को हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। और इसका पुराना नाम क्या था हमारा? कंप्यूटर कैलकुलेटिंग रिकॉर्डिंग। ऑफिशियल नेम ऑफ मार्क 1 अगर आपसे पूछा जाए कि मार्क 1 का आधिकारिक नाम क्या है, तो ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर भी हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर भी हम इसे कहते हैं। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तो अभी बाकी था नहीं, वो कंप्लीट हो चुका था, उस दिन मैंने आपको करा दिया था। अगर आपने पुरानी क्लास नहीं देखी तो प्लीज उसे देखें एक बार। ठीक है जी, तो एक बार हमने आज की क्लास में जो भी चीजें अभी तक पढ़ी है एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे की चीजों पर डिस्कस। तो हमने जाना कि दुनिया का, इस विश्व का सबसे पहला गणना यंत्र कौन सा है, तो आप कहेंगे वो अबेकस है। ठीक है जी, इसके बाद हमने जाना नेपियर वोन्स। नेपियर वोन्स का आविष्कार किसने किया? जॉन नेपियर ने किया था, हाथी के दांत वगैरह से बना हुआ था। पास्कलाइन की अगर मैं बात करूं तो पास्कलाइन को मेडिंग मशीन भी कहते हैं। ब्लेज पास्कल फ्रांस के रहने वाली आपके थी। ठीक है, और इन्हें इसे पहला यांत्रिक कैलकुलेटर भी कहा जाता है पास्कलाइन को, इसमें सिलेंडर वगैरह लगे होते हैं। फिर हमने बात की डिफरेंस इंजन की, है ना। फिर हमने बात की डिफरेंस इंजन की, तो डिफरेंस इंजन 1822 में चार्ल्स बेबेज ने, और एनालिटिकल इंजन की बात की तो ये भी चार्ल्स बेबेज ने सन 1833 में। फिर हम बात करेंगे होलेरिथ सेंसर स्टेबिलिटर किसने बनाया, तो आप कहेंगे हरमन होलेरिथ ने बनाया था, और इसमें मेमोरी के लिए पंचकार्ड का प्रयोग आपका किया गया था। इसके बाद हमारा कंप्यूटर एबीसी कंप्यूटर। एबीसी कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है ना? एबीसी कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे कि एबीसी कंप्यूटर की फुल फॉर्म एटम्स ऑफ वेरी कंप्यूटर होती है। फिर हम आगे अपना मार्क 1 कंप्यूटर पर, विश्व में प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक कैलकुलेटर, ये। ठीक है जी, चलो। इसके बाद जो आपसे सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना है वो है एनियाक। सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, है ना। सबसे पहले आपको इसकी क्या है? फुल फॉर्म याद होनी चाहिए कि बताओ एनियाक कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है, पहली चीज। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्या है? इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और एनियाक का आविष्कार किसने किया था? तो सन 1946 में जेपी एकट एंड जॉन मोचली ने किया था। एनियाक कंप्यूटर किस जनरेशन का कंप्यूटर है, तो आप कहेंगे ये कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है एनियाक। ठीक है, जो हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, और डीप जब हम जाते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ एनियाक कंप्यूटर को किस यूनिवर्सिटी में बनाया गया था, है ना। आपसे कहा जाएगा कि एनियाक कंप्यूटर को किस यूनिवर्सिटी में आपका बनाया गया था, तो याद रखिएगा यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया। क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया, यूएसए में से आपका बनाया गया। ठीक है जी, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी? हाँ बिल्कुल, इनमें वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग होता था पहली जनरेशन के कंप्यूटर। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो ठीक है जी। देखिए, आप में से कई दोस्तों को ये समस्या हो रही है कि सर आप प्लीज थोड़ा स्लो पढ़ाएं, हम साथ के साथ लिख नहीं पा रहे हैं, है ना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी बहन मेरे भाई, आपको साथ के साथ नहीं लिखना। लिखा हुआ बहुत सारी जगह पर है, लिखा हुआ बुक्स में है ना, लिखा हुआ आपका किस में है? लिखा हुआ बुक्स में है, लिखा हुआ आपके नोट्स में है, बोर्ड पीडीएफ में लिखा, सब जगह लिखा हुआ है। आपको जरूरत है समझने की ज्यादा, तो आपको साथ के साथ नोट्स नहीं बनाने। यदि आप बनाना चाहते हो तो फिर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास देखो। ठीक है, आप यदि ये चाहो कि मैं इतना स्लो पढ़ाऊं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे आप साथ के साथ लिख लो, तो वो पॉसिबल नहीं है ना, वो फिर संभव नहीं होगा। तो या तो अगर आपको साथ के साथ नोट्स बनाने हैं तो आप रिकॉर्डेड क्लास देखिए, या फिर आप पहले क्लास देखिए, उसे समझिए, फिर आपको ये बोर्ड पीडीएफ मिल जाती है, इससे आप फिर नोट्स बना सकते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहली चीज एनियाक कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर है। किसने बनाया? जेपी एकट एंड जॉन मोचली ने सन 1946 में आपका बनाया था, और ये पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, पहला पहला मोस्ट पहला क्या है आपका? फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। जहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की बात आ जाए वहां पर आप समझ जाएंगे, है ना, वहां पर आप समझ जाएंगे क्या कि ये हमारा क्या है? एनियाक कंप्यूटर है। एनियाक का प्रयोग किस लिए किया गया था? तो उस टाइम पर तोप खाने की फायरिंग टेबल को कैलकुलेट करने के लिए किया गया था। कब किया गया था? तोप खाने की आपकी जो टेबल होती थी, फायरिंग टेबल को कैलकुलेट करने के लिए एनियाक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। अमेरिका की सेना हेतु, है ना। उस टाइम आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध के दिन थे वो, तो उस टाइम पर यह बनाया गया था अमेरिका की सेना की, है ना। इसके बाद एनियाक एक सेकंड में 5000 से अधिक कैलकुलेशन कर सकता था, जो तब तक बने हुए कंप्यूटरों में सबसे तेज थी। क्या थी? ये जो इसकी स्पीड है वो तब तक बने हुए कंप्यूटरों में सबसे तेज थी। और एनियाक में प्रोग्राम करने के लिए स्टोरेज नहीं होती थी। क्या है? इसमें प्रोग्राम के लिए स्टोरेज की क्षमता नहीं होती थी। किसमें? वो है हमारा एनियाक कंप्यूटर। आप देख सकते हैं ये साइज में बहुत अच्छे खासे लेवल के बड़े होते थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कंप्यूटर में आधुनिक युग की जो शुरुआत है ना, कंप्यूटर में जो आधुनिक युग की शुरुआत है आपकी, वो किस वर्ष से मानी जाती है? तो 1946 से मानी जाती है। अब आप कहेंगे ठीक है, चलो इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर,
अगर आपसे क्या पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, एलन ट्यूरिंग को कहते हैं। इस बात को याद रखना, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर या फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे वो व्यक्ति हैं आपके एलन ट्यूरिंग, को आधुनिक कंप्यूटर का जनक के नाम से जाना जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार एलन ट्यूरिंग ने किया था, और इन्होंने एक ट्यूरिंग मशीन का भी आविष्कार किया था। किसने? एलन ट्यूरिंग ने। इस बात को याद रख लेंगे। सीधे सीधे फैक्ट है, सवाल आपके सामने आएगा, आप अपने आप आंसर कर दोगे, है ना सर। जहां इंपॉर्टेंट है वो लिख दो, मैं लिखता जा रहा हूं साथ के साथ, बिल्कुल भी परेशान ना हो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला हमारा एक कंप्यूटर आता है जिसका नाम है एडवेक कंप्यूटर। कौन सा? जिसका नाम है आपका एडवेक कंप्यूटर। फुल फॉर्म क्या है आपकी? तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। आप कहेंगे सर इतनी बड़ी बड़ी फुल फॉर्म्स हमें कैसे याद होंगी? तो भाई आप बस 2 से 3 बार इन्हें पढ़ लेना, और यकीन मानिए मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा क्वेश्चन के माध्यम से, तो आप देखेंगे कि आप अपने आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। क्या कर देंगे? आप अपने आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे होंगे। एडवेक कंप्यूटर 1944-48 तक काम चला। डॉक्टर वॉन न्यूमैन और जेपी एकर्ट ने मिलकर इसे बनाया। और जो एनियाक कंप्यूटर था उसमें स्टोरेज की क्षमता नहीं थी, लेकिन जो एडवेक कंप्यूटर है इसमें स्टोरेज की क्षमता थी। और एडवेक को 1952 में विकसित पहला संगठित प्रोग्राम ये था आपका। ठीक है जी, आगे बढ़ें। इसके बाद अगला नाम हमारा आता है एक एडसेक कंप्यूटर का। ये फुल फॉर्म सारी इंपॉर्टेंट है ना, फुल फॉर्म ये सारी इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर कौन सा है आपका? ये सब, हाँ ये भी पहली पीढ़ी के हैं, बिल्कुल मैंने आपको बताया हुआ है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में एनियाक, एडवेक, एडसेक ये सभी के सभी हमारी पहली पीढ़ी के ही हैं। इसके बाद हम देखेंगे एडसेक का आविष्कार किसने किया था, तो मॉरिस विल्कस ने किया था। किसने? एडसेक जो कंप्यूटर है आपका, इसका आविष्कार किसने किया था? मॉरिस विल्कस ने किया था। और ये पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। यदि आपसे पूछे सीधा सीधा फैक्ट कि बताओ पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो वो हमारा एडसेक है। ठीक है, मेमोरी में निर्देश तथा डेटा स्टोर करने की क्षमता इसमें भी थी आपकी। ये हमारा एडसेक कंप्यूटर हो गया। तो एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से किसमें मेमोरी की क्षमता नहीं थी? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बताएं दिए गए विकल्पों में से किस कंप्यूटर में दिए गए विकल्पों में से किस कंप्यूटर में मेमोरी स्टोरेज की क्षमता नहीं थी? स्टोरेज की क्षमता नहीं थी, स्टोरेज की क्षमता नहीं थी। ठीक है, और ऑप्शन आ रहे हैं आपके सामने। ऑप्शन 1 है यूनिवेक, बी है आपका एनियाक, सी है आपका एडसेक और एडवेक। बताओ एडसेक और एडवेक, तो आपका आंसर क्या होगा? अब इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो हम बड़ी ही आराम से कह देंगे, है ना, हम बड़ी ही प्यार से कह देंगे कि जो एनियाक कंप्यूटर है हमारा, इसमें स्टोरेज की क्षमता नहीं थी। ठीक है, इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं अपने और अगले कंप्यूटर की तरफ, जिसका नाम है यहाँ पर यूनिवेक कंप्यूटर। कौन सा? जिसका नाम है हमारा यहाँ पर यूनिवेक कंप्यूटर। तो यूनिवेक की फुल फॉर्म क्या होती है अब, है ना? यूनिवेक की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हम कहेंगे यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होती है। क्या? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होती है यूनिवेक की फुल फॉर्म। और सन 1954 में जॉन मोचली और जेपी एकर्ट ने मिलकर के इसे आपका बनाया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपसे पूछे पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर किसे कहा जाता है या पहला व्यापारिक कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो वो यूनिवेक को। यूनिवेक वाले कंप्यूटर में 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं, एक यूनिवेक की फुल फॉर्म और दूसरी चीज है कि पहला व्यापारिक कंप्यूटर या फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो वो हमारा यूनिवेक को ही कहा जाता है। जैसे कहा जाता है वो, तो वो हमारे यहाँ पर यूनिवेक को ही कहा जाता है। आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे कंप्यूटर आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो कंप्यूटर का आकार है, जो कंप्यूटर का साइज है, वो लगातार छोटा होता जा रहा है। ठीक है जी, अभी जब क्लास खत्म होगी मैं पूरी क्लास एक बार आपको रिवाइज भी करा दूंगा, बिल्कुल भी परेशान ना हो, है ना। अगला है हमारा IBM 650 कंप्यूटर। तो इसे IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था 1953 में। तो ये इनपुट आउटपुट यूनिट अल्फाबेटिकली एंड स्पेशल कैरेक्टर को 2 अंकीय डेसिमल कोड में परिवर्तित करता है। यानी कि जो IBM कंप्यूटर आपका बना, ये क्या काम करता था? आपका इनपुट आउटपुट यूनिट अल्फाबेटिकल एंड स्पेशल कैरेक्टर को किसमें बदलता था? 2 अंकीय डेसिमल में बदलने का काम। ठीक है, ओके। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमारे जो भी कंप्यूटर थे वो हो चुके हैं कंप्लीट, जो हमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर पढ़नी थी। 1-2 चीजें और पढ़ेंगे, फिर जैसे सवाल आ रहा है सर इतने कठिन नाम कैसे याद होंगे, आप टेंशन मत लो, अभी मैं आपको सवाल कराऊंगा और आप देखोगे कि जो भी चीजें आपने एक भी बार रिवाइज नहीं करी, केवल देखने मात्र से आपका आंसर आने लगेगा। कैसे? है ना, देखने मात्र से आपको चीजें याद हो रही हैं। आईसी चिप के बारे में मैं आपको बता चुका था, इंटीग्रेटेड सर्किट इसे हम कहते हैं। 1958 में जैक केल्विन ने इसे बनाया था और आईसी के आधार पर ही ज्यादा क्षमता वाली मेमोरी और हाई स्पीड के कंप्यूटर की नींव पड़ी थी। इसे आईसी चिप या माइक्रो चिप भी कहा जाता है और ये एक सिलिकॉन यानी कि सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी हुई है क्या होती है? चिप होती है, आईसी चिप। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंटेल कंपनी के डॉक्टर टेड हॉफ ने छोटे प्रोसेसर यानी कि माइक्रो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर चिप इंटेल 4004 का आविष्कार किया था 1971 में। और ये हमारी सबसे पहला प्रोसेसर था। क्या था? ये हमारा सबसे पहला प्रोसेसर था। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ सबसे पहला प्रोसेसर कौन सा है, तो इंटेल 4004 है। आपका कौन सा है? इंटेल 4004 है। आप देख सकते हैं ये जो शुरुआती दौर का प्रोसेसर था आपका, ये इंटेल 4004 यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने आपको लिखवाया था यहाँ पर क्या, मैंने आपको लिखवाया था कि बताओ भारत में निर्मित पहला प्रोसेसर कौन सा था। तो ये इंटेल 4004 है, ये भारत में निर्मित नहीं है। आप बताएं कि भारत में निर्मित पहला प्रोसेसर आपका कौन सा था, क्या नाम था उसका। ठीक है, तो यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, भारत में निर्मित प्रथम प्रोसेसर, या फिर मैं कहूं पहला प्रोसेसर, उसका नाम क्या है हमारा, तो हम कहेंगे उसका नाम है शक्ति। उसका नाम क्या है, तो हम कहेंगे उसका नाम है आपका शक्ति। ठीक है, सारी जनरेशन के कंप्यूटर याद कर रहे हो? नहीं, सारी की मत याद करो, जो मैंने बता रखे हैं, जो मैंने जनरेशन कंप्यूटर में, जैसे मैंने 4th जनरेशन में एप्पल सेकंड बताया, तो एप्पल सेकंड को याद रखो, बाकी मैंने जो बताए हैं उन्हें याद रखने तो बिल्कुल भी नहीं है आपको। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि बताओ वह कौन सी कंपनी के प्रोसेसर हैं जिसने प्रोसेसर के क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करके रखा हुआ है ना, अपनी धाक जमा करके रखी हुई है। वो कौन सी कंपनी के प्रोसेसर हैं, वो कौन सी कंपनी के प्रोसेसर हैं जिन्होंने क्या किया है, प्रोसेसर के क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करके रखा है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भैया जी वो है हमारा इंटेल कंपनी। कौन सी? डॉक्टर टेड हॉफ ऑफ इंटेल कंपनी इन्वेंटेड द स्मॉल प्रोसेसर माइक्रो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर चिप इंटेल 4004। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पर अपनी पूरी क्लास का रिवीजन कर लेते हैं कि
कौन सी चीज कैसे कैसे हमने आज की क्लास में पढ़ी, और फिर हम आ जाते हैं अपने टेस्ट योरसेल्फ की तरफ, यानी कि जो चीजें आपने पढ़ी क्या वो आपके दिमाग में रही नहीं रही, समझ में आई नहीं आई, या यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार का आपका आपके पेपर में बन सकता है। ठीक है, चलो इंटेल 4004 कहते हैं, बहुत बढ़िया है ना। तो एक बार मुझे बताएंगे कि क्या हम एक बार कंप्लीट रिवीजन कर लें फिर से जो भी चीज़ हमने आज की क्लास में पढ़ी है ना, जो भी चीज़ हमने आज की क्लास में पढ़ी है हम एक बार क्या कर लेते हैं, इसका एक कंप्लीट रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है भाई, फिर हम अपनी प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे, है ना। क्लास ऑलरेडी स्लो चल रही है, इससे बहुत ज़्यादा स्लो मत करवाइए। बाकी जो लोग ये कह रहे हैं कि सर हमें लिखकर पढ़ाओ, तो भाई आप बच्चे नहीं हो कि मैं यहाँ पर इमला लिखूँ और उसे आप उतारते जाओ, उससे कोई फायदा नहीं है। हमारा जो मेन पर्पस है वो कंप्यूटर को समझना है और हमें अपने पेपर में पूरे में से पूरा स्कोर करना है ना। आपको कंटेंट की क्वालिटी पर होना चाहिए, आपको समझने में ज़्यादा समय मिले बजाय लिखने के, इस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए। ये हिस्ट्री पॉलिटी नहीं है कि मैंने लिखवा दिया और वैसा का वैसा उतार लिया, काम खत्म। आपको मैं लिखूंगा, आप खुद सोच करके देखो कि अगर मैं कोई लाइन लिखूंगा तो जितनी देर मैं लिख रहा हूं उतनी देर सिर्फ आप मेरी पीठ देख रहे हो और उसके लिखे जाने का इंतजार कर रहे हो, इसके अलावा कुछ कर रहे हो नहीं कर रही। लेकिन जब हम पीडीएफ के थ्रू पढ़ते हैं, एक तो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, तो कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो कंप्यूटर लिख के पढ़ाई नहीं जाता। दूसरी चीज ज्यादा नंबर का है, 2-3 नंबर का हो, इंपॉर्टेंट चीजें चलो मैं बता भी दूं, ज्यादा नंबर का तो इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है, देख करके एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है, क्या चीज पढ़ाई उसका अर्थ कैसा है, क्योंकि रटी हुई चीजें लंबे समय तक याद नहीं रहती, लेकिन जो चीजें समझ ली जाती हैं उन्हें हम कभी नहीं भूलते। तो कोशिश करिए कि समझिए, है ना, और बहुत स्लो मत करवाइए। मैं बिल्कुल बीच की क्लास लेके चल रहा हूं, मेरे पास हर तरीके के कमेंट आते हैं, सर तेज पढ़ाओ बहुत स्लो पढ़ा रहे हो, सर स्लो पढ़ाओ बहुत तेज पढ़ा रहे हो। नहीं, एक बीच की रिदम लेके चलेंगे, बीच की स्पीड लेके चलेंगे। जिस बच्चे ने कुछ कभी नहीं पढ़ा होगा उसे भी समझ में आएगा, जो थोड़े तेज हैं वो थोड़े से क्या रहेंगे, अपनी स्पीड को मेंटेन करके चलेंगे, है ना। बाकी जो लोग कह रहे हैं कि सर इंग्लिश में भी बताओ या हिंदी में भी बताओ, तो भैया जो शक्ति का प्रोसेसर है वो इंग्लिश में भी शक्ति ही रहेगा, उसका नाम पावर नहीं हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार से कुछ नाम ऐसे हैं जो इंग्लिश में ही होते हैं, हिंदी में नहीं होते, तो फिर आपको इंग्लिश में ही याद करने हैं, हिंदी में नहीं करने। ठीक है, चलो तो उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर होंगी। आगे बढ़ जाते हैं और शुरू से शुरू करते हैं आज की पूरी क्लास के रिवीजन को। सबसे पहला गणना यंत्र कौन सा बताओ, संसार का सबसे पहला गणना यंत्र कौन सा है, तो आप कहेंगे वो अबेकस है हमारा। ठीक है जी, कब इसका आविष्कार हुआ था, तो हम कहेंगे, है ना, तो आप कहेंगे यहाँ पर कि आज से 2,500 से 3,000 साल पहले चीन और प्राचीन बेबीलोन में इसका प्रयोग, इसका आविष्कार किया गया था। वर्तमान में चीन जापान जैसे देशों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने अगला जो देखा वो देखा नेपियर वंश। नेपियर वंश का आविष्कार किसने किया था, जॉन नेपियर ने किया था। जॉन नेपियर जो कि स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, और ये जो मशीन थी इसमें हाथी के दांत, लकड़ी वगैरह का प्रयोग किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि पास्कल लाइन, तो पास्कल लाइन को बनाने वाले कौन थे, ब्लेज पास्कल थे। कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे, और इसे पहला यांत्रिक कैलकुलेटर भी कहा जाता है और इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता है, इसे पास्कल लाइन मशीन को। ठीक है जी, इसके बाद हम आगे देखेंगे डिफरेंस इंजन में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, एनालिटिकल इंजन पढ़ा चुका हूं। इसके बाद होलेरिस सेंसर स्टेबिलिटर की जब बात आती है तो इसका आविष्कार किसने किया, हरमन होलेरिस ने किया। होलेरिस सेंसर स्टेबिलिटर का आविष्कार किसने किया, हरमन होलेरिस ने किया। और इसका प्रयोग कहां पर किया गया था आपका, है ना, इसका प्रयोग कहां पर किया गया था आपका, तो जनगणना से संबंधित काम के लिए, किसके लिए, जनगणना से रिलेटेड काम के लिए हरमन होलेरिस ने इसका प्रयोग किया था। फिर अगला है हमारा एबीसी कंप्यूटर, तो एबीसी की फुल फॉर्म क्या है हमारी, एटम्स ऑफ वेरी कंप्यूटर। क्या है, एटम्स ऑफ वेरी कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म होती है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे मार्क 1 कंप्यूटर पर, तो विश्व में प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र कौन सा है, वो मार्क 1 आपका कंप्यूटर है। फिर हम आगे आए और हमने देखा एनियाक, तो पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, वो एनियाक है। एनियाक की फुल फॉर्म क्या है हमारी, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर होती है। और एनियाक को बनाए जाने का उद्देश्य क्या था, तो तोप खाने की फायरिंग टेबल से रिलेटेड था। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद हम आगे आएंगे और देखेंगे कि भैया अगर मैं बात करूं फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है, तो एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है, और उन्होंने ट्यूरिंग मशीन बनाई थी। आधुनिक कंप्यूटर की युग की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो 1946 से मानी जाती है। फिर हम आगे बढ़े, एडवेक, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1948 में वॉन न्यूमैन और जेपी एकर्ट ने मिलकर के इसे आपका बनाया था। ठीक है, इसके बाद अगला नाम आता है एडसेक, तो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर मॉरिस विल्कस ने इसे आपका बनाया। फिर हम आ जाते हैं किसकी तरफ, यूनिवैक यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और जॉन मोचली ने इसे बनाया था, और ये विश्व का पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर था, विश्व का पहला व्यापारिक कंप्यूटर। ठीक है जी, यूनिवैक के बाद IBM 650 है, और इसके बाद हमारा IC चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, और फिर हमारा प्रोसेसर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर मैंने एक सीक्वेंस के साथ आपको बताई वो आपको समझ में आ गई होगी। अब आप मुझे बता दें कि इस सवाल का उत्तर क्या होगा, है ना। जो भी चीज़ आप पढ़ चुके हैं इन्हें मैं क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको दिखाता रहूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाएंगे। बस आपको मेरे साथ थोड़ा सा कॉपरेट करना रहेगा, है ना। तेज पढ़ाओ, स्लो पढ़ाओ, लेकर पढ़ाओ, ये चीजें आप मुझ पर छोड़ दो, बाकी आप देखोगे कि आपको हर एक चीज समझ में आएगी। बस अरते आप क्लासेस से शुरू से जुड़े हो, आपने पहली क्लासेस भी देखी हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि लाइव क्लास में मतलब स्टार्टिंग से नहीं जुड़ते, चलती हुई क्लास में बीच में जाकर के जुड़ जाएंगे, और फिर वो कहेंगे हमें समझ में नहीं आ रहा। तो भैया आएगा भी कैसे, अगर सब्जी पूरी बनी ही नहीं पाएगी, खदक ही नहीं पाएगी, और तुम्हारे बीच में से एक चम्मच निकाल के खा लो, क्या स्वाद आएगा, नहीं आएगा। तो शुरू से देखो, अगर और ज्यादा स्वाद लेना तो सब्जी को बनते हुए देखो, जब भूख लग रही हो तुम्हें और तुम खुद पनीर कटवाओ और जो भी चीजें हैं वो करवाओ, और फिर उस सब्जी को जब तुम खाओगे तो और ज्यादा टेस्टी लगेगी। ठीक है, तो प्लीज पहले की 3 क्लासेस देख लो, उसके बाद आज की जुड़ो तो ज्यादा अच्छे से। क्या है जी, कि त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के किस गुण को दर्शाती है, यूपीपीसीएल TG2 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो बिना क्या है आपका सटीकता को दर्शाती है, एक्यूरेसी को। अगला सवाल क्या है आपका, चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है, बताओ। बाय व्हाट नेम इज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज नोन। और आप देखेंगे कि ये सवाल उत्तराखंड ROE RRB NTPC, और बिल्कुल अगर मैं नया नया आपको बताऊं तो SSC CHSL मेंस 2025, मतलब मेंस था 2024 वाला, हुआ 2025, मतलब इससे लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो आप देखो ये सवाल अभी पूछे, तो चीजें यहीं से पूछी जानी है, जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं वहीं से, है ना। बस आप याद कितना रख पाते हैं, और याद करने के लिए आपको ऐसे हाथ के ऊपर छुपा छुपा कर नहीं पढ़ना, वो टाइम क्या, आपको सिर्फ क्लास फुल फोकस के साथ देखनी है, याद कराने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, आप सभी को ये चीजें याद कराने की जिम्मेदारी मेरी। एनालिटिकल इंजन, क्या दिमाग लगाना पड़ रहा है खुद को, है ना। खुद सोचो, आप जो कह रहे थे स्लो पढ़ाओ, धीमे पढ़ाओ, लिख नहीं पा रहे, या जो भी आपकी, क्या आप अपने आप आंसर नहीं कर पा रहे। अगला सवाल, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, आसान है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, तो हम कहेंगे चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला सवाल, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, यूपीपीएससी असिस्टेंट फॉरेस्ट कन्वर्टर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा, तो हम क्या कहेंगे कि विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इज, बताओ क्या होगा, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर किसे कहा जाता है। वेरी गुड।
सर एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो बैंक में पूछा गया, वो बिल्कुल है, बट बैंक में भाई समस्या क्या है, देखो आप सभी बैंक की तैयारी करते हो तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि बैंक की तरफ से कोई आंसर की नहीं आती है ना। अब जब आंसर की नहीं आती, वहां पे क्या कि बस जैसे जब आप लोगों का पेपर होगा तो आपको पेपर घर ले जाने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि ऑनलाइन होगा, और वो पेपर की बाद में आंसर की भी नहीं आएगी, तो वो क्वेश्चन हमारे पास तक नहीं आ पाते। अब जब आपका पेपर होगा मैं आपसे बात करूंगा, आप मुझे बताओगे कि सर ये वाला क्वेश्चन आया था, तो वो मुझे याद है, लेकिन मैं ये प्रूफ नहीं कर सकता कि हाँ ये सवाल आया ही आया था। क्यों? क्योंकि मेरे पास रिटन में नहीं है, तो मैं यहाँ पर रिटन में लिख नहीं सकता इस बात को कि भाई ये पेपर तुम्हारी, ये सवाल हमारी इस वाली शिफ्ट में इस तारीख को आया था, है ना। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर आपके वाले नाम नहीं लिखे हैं। बाकी आप देखोगे कि यही सवाल है जो आपके पेपर्स में भी पूछे जाते हैं, चाहे आप प्रीवियस ईयर जब कहीं मॉक लगाएंगे एक्सपेक्ट मेमोरी बेस्ड वाला, तो वहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए, है ना। आप बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के संबंध में एबीसी का पूर्ण रूप क्या है बताओ, है ना। ये सवाल यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में पूछा गया है। मतलब वैरायटी ऑफ एग्जाम्स देखिए, ऐसा नहीं है कि आप इन क्लासेस को करके सिर्फ और सिर्फ क्या कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इन क्लासेस को करके सिर्फ बैंक का ही कंप्यूटर कर रहे हैं। आप देखो ना यूपीपीसीएल, यूपीपीसीएस, दिल्ली पुलिस, सबका कंप्यूटर आपका कवर होगा, ठीक है। तो बता दो इसका आंसर क्या होगा। आप देखो हमें सवाल करने कैसे होते हैं, है ना। जैसे आपने पढ़ा था एबीसी की फुल फॉर्म एटम्स ऑफ वेरी कंप्यूटर। जब आप सवाल को पढ़ोगे, ऑप्शंस को पढ़ोगे, तो आप कहोगे एटम्स ऑफ, तो ठीक है, एनालॉग शब्द तो हो ही नहीं सकता, तो दो ऑप्शन हमने देखते ही एलिमिनेट कर दिया, हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। दो ऑप्शन तो हमारे देखते ही हट गई। फिर यहाँ बीच में बाइनरी है या बेरी है, तो आप कहोगे भैया जी बाइनरी तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत हो गया। बच्चा क्या हमारा सी ऑप्शन बचता है, ऑप्शन सी इस तरह, है ना। बाइनरी नहीं था, बेरी था, बस इतनी सी बात आपको याद रख लेनी है। अगला सवाल, कंप्यूटर सिस्टम की क्षमता की पहचान करें जो इसे अनुकूलित बनाती है। कभी ना थकने वाला, उगने वाला सही है। विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करने के लिए जटिल सही है। सटीकता वह स्तर जिसे करना चाहती है, बिल्कुल सही है। किसी कार्य को पूरा करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम जितनी अवधि की आवश्यकता होती है बताओ, ठीक है जी। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ये वाला, इसका आंसर आप बताएंगे। पास्कल एडिंग मशीन बनाने वाले ब्लेज पास्कल किस देश के रहने वाले थे, ठीक है। ये आपके किस देश के रहने वाले थे, ये आप मुझे बताएंगे कहाँ पर। आज की क्लास आज रात में जब टेलीग्राम डॉट ग्रुप ओपन होगा वहां पर, उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। जो भी आप लोगों के डाउट हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं उसी क्लास में। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।